नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांशुनिशिथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और अब हम लोग थोड़ी सी अपने सेशन की अगर बात कर ले तो अभी लास्ट सेशंस में हम लोगों ने यूनिट 2 के जो भी चैप्टर्स थे जिसमें हमने सभी भारतीय दर्शनों के बारे में पढ़ाई करी, ठीक है ना। अब हम लोग की बारी आ रही है कि वेस्टर्न जो हमारे दर्शन यानी फिलॉसफीज रही हैं वो क्या थी, उनके बारे में समझना, ठीक है, उनको डिस्कस करना। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। यस, तो आज देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइडियलिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके अर्थ को हम पहले जानेंगे, परिभाषा यानी डेफिनेशन को समझेंगे, आधारभूत सिद्धांतों को समझेंगे, आदर्शवाद और शिक्षा यानी आइडियलिज्म एंड एजुकेशन समझेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों को समझेंगे, पाठ्यक्रम करिकुलम को देखेंगे, टीचिंग मेथड्स को देखेंगे, कंसेप्शन ऑफ टीचर को देखेंगे, कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट को देखेंगे, फिर अनुशासन यानी डिसिप्लिन, एंड द लास्ट वन दैट इज मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, राइट। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं गाइस, तो वीडियो भी चूंकि बहुत लेंथी ना होने पाए इसलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपकी भी चीज़ें मैं जल्दी से जल्दी कवर अप करा सकूं। एक एक वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो सारी हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेंगे, जो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, जब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं आइडियलिज्म की यानी आदर्शवाद की, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है ना। वेस्टर्न का मतलब पाश्चात्य दर्शन है, राइट। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ये जो आइडियलिज्म आया है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, राइट, कौन थे बेसिकली। तो यहाँ पर दोस्तों इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करने वाले सोक्रेट्स, ठीक है, और प्लेटो थे, ठीक बात है ना, प्लेटो थे। इन लोगों ने यानी इन दोनों ने मिलकर इस आइडियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर इसका विकास में इन दोनों का बहुत ही हद तक योगदान रहा है, ठीक है। फिर इनके बाद अगर हम बात करें तो फिक्टे, बर्कले, डेकार्ट, कांट, पेस्टोलॉजी, ये कुछ एक विचारक थे जिन्होंने आइडियलिज्म का पूरा समर्थन किया और इसको फॉलो किया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अभी तक हम लोगों ने भारतीय दर्शनों को पढ़ा है, यहाँ से शुरुआत होती है वेस्टर्न दर्शन की यानी वेस्टर्न फिलॉसफीज की, राइट, आइडियलिज्म से। तो मेन इसमें कौन है? सोक्रेट्स एंड प्लेटो, राइट। उसके बाद मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब वेस्टर्न की बात आती है तो उसमें ये दर्शन प्राचीनतम है, या इसमें हम इसको ये भी बता सकते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे पुराना अगर दर्शन कोई है तो वो है हमारा आदर्शवाद, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म को थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए कि ये काफ़ी हद तक वेदांत फिलॉसफी से रिलेट करता है। यस, काफ़ी हद तक, राइट। हालांकि वो एक भारतीय दर्शन है, यहाँ पर ये हम पाश्चात्य दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रिलेट कैसे करता है? ये भी यही मानते हैं कि ये जो भी जगत है ना, ये जो भी संसार है, ये सब झूठ है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जब बात करते हैं तो इन्होंने माना किसको है? इन्होंने माना है ईश्वर को, ठीक है। इन्होंने ईश्वर को माना है, इन्होंने आत्मानुभूति को यानी अपने आध्यात्मिकता पर इन्होंने बहुत बल दिया है। जैसे जो भी भौतिकवादी चीज़ें हैं उनसे दूर रहने को इन्होंने बोला है। यही सारी चीज़ें तो हम लोगों ने वेदांत दर्शन में भी पढ़ी थी, राइट। तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे इनका जगत में, संसार में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी बिलीफ नहीं था इनका। अगर बिलीफ किसी में था तो था ईश्वर यानी भगवान में, ठीक है ना। इनका सिर्फ इसमें बिलीफ था। तो बेसिकली यहाँ पर आदर्शवाद से रिलेटेड जब हम इतनी चीज़ों की बात कर लेते हैं, अब शुरुआत करते हैं हम अपने अर्थ की, राइट। डायरेक्टली अर्थ पे आते हैं। तो लेट मी क्लियर, जब यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्थ की, ठीक है ना, तो अर्थ के संदर्भ में चीज़ जाननी ज़रूरी हो जाती है कि ये जो आइडियलिज्म यानी इसका जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ये बना है दो शब्दों से मिलके। कौन कौन सा? पहला हो गया आइडिया और दूसरा हो गया इज्म। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ पर आप बोलोगे सर ये एल कहाँ गया? देखो गाइस, यहाँ इस एल का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिटरेरी ब्यूटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है। जब किसी भी हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर अक्षरों के अगर सौंदर्य को बढ़ाना है, राइट, किसी चीज़ को खूबसूरती से कहना है, तो बस उसके लिए यहाँ पर एल को यूज़ कर लिया गया है। बाकी यहाँ पर इसका कोई माने नहीं है। जब बात करते हैं आइडिया की, तो आइडिया का हम सभी लोगों को पता है, आइडिया माने होते हैं विचार। और इज्म की अगर बात करते हैं तो इज्म का मतलब होता है वाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मिला के हमारा बनता है दैट इज विचारवाद, राइट। गाइस देखिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो बता रहा हूँ उस चीज़ों को समझते जाइएगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें स्टोर होती चली जाएंगी, राइट।
मतलब क्या हुआ, आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का मतलब है विचार और इज्म का अर्थ है वाद। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं विचारवाद, ठीक है। तो यहीं से अब एक और चीज क्लियर होती है कि यहां पर इनका जो भी मानना था, यानी प्लेटो सुकरात का जो भी मानना था, क्या यहां पर इन्होंने विचारों को ही प्राथमिकता दी है। बात समझिएगा, विचारों का मतलब क्या हो गया, जो भी मानसिक, ठीक है ना, मानसिक गतिविधियां हमारी हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट, विचारों के थ्रू, ठीक है। वहीं पर मानसिक तौर पे और हम क्या बात करते हैं, और बात कर लेते हैं हम तर्कों की, ठीक है, तर्कों के आधार पर। तो ये कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो विचारों के आधार पर या मानसिक यानी मेंटल एक्टिविटीज़ को इन्होंने आदर्शवाद में प्राथमिकता दी है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो फिलहाल अर्थ को हम लोगों ने इतना जान लिया है। अब यहाँ पर अगली बात आ जाती है परिभाषा की, राइट। गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों की जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पीएचडी के नज़रिए से नहीं देख रहे हो, ना ही आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिलॉसफी, राइट, जिसको आप इस तरीके से देखें। तो फिलहाल यहाँ हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें समझते हुए चलनी है, सो दैट पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, तो मटेरियल हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है ना। चलिए अगली चीज़ हम लोग देख लेते हैं परिभाषा की। तो दोस्तों, परिभाषा ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने अलग अलग अपने डेफिनेशंस दी हैं। इसमें थोड़ा सा एक विचारों में मतभेद भी पाया गया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग कोई दो डेफिनेशंस को जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं, तो वही दो डेफिनेशंस आपके सामने मैं भी लेके आना चाह रहा हूँ। वो दो डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे हैं, उनको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए और उनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली डेफिनेशन आपके सामने है हॉर्न के अनुसार, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। बिल्कुल सही बात है, जैसे अभी हम लोगों ने विचारवाद की बात करी, तो यहाँ पर क्या है, मानसिक एक्टिविटीज़ यानी मेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, तो बस वही कह रहा है कि मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति, यानी जो मानसिक जगत है, राइट, जो आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं, इसी को मानव जीवन का अभिन्न अंग इन्होंने माना है, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है जे.एस. रॉस के अनुसार, आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है, ठीक है ना। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ये दोनों लगभग एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने वही मानसिक जगत को यानी मन और आत्मा में अपना पूरा विश्वास रखा है, उसी को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना है, ठीक है ना। चलिए अब नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज आधारभूत सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब यहाँ सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, दैट इज आध्यात्मिक सत्ता का महत्व, ठीक है। तो इन्होंने सीधी सी बात है जो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं, कि इनका कोई भी फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव नहीं था, राइट। इन्होंने भौतिक जगत को एकदम झूठ माना है, मिथ्या माना है। तो इनका जो भी विश्वास था वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय सत्ता में था, राइट। तो ये आध्यात्मिक चीज़ों को ही अपनाते हुए चले हैं आदर्शवादी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता को इन्होंने महत्व दिया है। पहला सिद्धांत था, दूसरा था इनका मानसिक पक्ष की महत्ता। तो वही बात कि आध्यात्मिक पक्ष अगर आ गया है तो वही हो गया मानसिक पक्ष, ठीक है, कि यानी मानसिक अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ के जरिए, अपने नैतिक चरित्र के जरिए कोई भी जीव अपने आप को अन्य जीवों से अलग कर सकता है, वो ईश्वर की प्राप्ति या अध्यात्म प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो धर्म, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान, ये सारे जो भी काफ़ी समय से चलते चले आ रहे हैं, सब जो भी विषय हैं, ये मानव के यानी मनुष्य के ही बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणाम है, ठीक है ना। उनके परिणाम स्वरूप ही ये सब्जेक्ट्स यानी ये सारे विषय सामने आए हैं, ठीक है ना। आदर्शवादियों का बेसिकली ये दूसरा बेसिक सिद्धांत था। तीसरा था वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम जैसा हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं कि यानी पूरी की पूरी पृथ्वी, सारा का सारा संसार हमारा परिवार है। और ये इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि इनका मानना था कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी जितने भी जीव हैं, उन सभी के अंदर ईश्वर विद्यमान है। तो इसलिए हर एक जीव में ये अपना, जिसको कहते हैं कि ईश्वर मान के हर एक जीव को अपना मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये जो एक कह सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के जीवों में एक एकता के भाव को दिखाता है। ये इनका तीसरा सिद्धांत, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। ओके, नाउ द फोर्थ वन, दैट इज मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो दोस्तों, ये भी एक इनका जो सिद्धांत था, क्या इनका एक बिलीफ था कि जैसे ईश्वर ने बहुत सारी योनियों की, बहुत सारे जीवों की उन्होंने रचना कर रखी है, ठीक है। तो उसमें आदर्शवादियों का मानना था कि जो मनुष्य है वो उन सब में ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।
वो अन्य सभी जीवों से कंपैरेटिवली बहुत हद तक ज़्यादा जाके सोच सकता है, विचार कर सकता है और अंततः ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इनका मानना था मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, इसमें भी इनका विश्वास था। ठीक है ना। ओके, नाउ द फोर्थ वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास। इसको समझने के लिए सबसे पहले जो सत्यम, सत्यम का मतलब क्या है? सत्य को जानना। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए इन्होंने रखा है कि सत्य को जानना चाहिए कि सत्य है क्या। जितना भी फिजिकल वर्ड है सबका सब झूठ है, भौतिक जगत मिथ्या है, राइट। तो सत्य क्या है? सत्य को जानना, आत्मानुभूति करना, ठीक है, ईश्वर से खुद का साक्षात्कार कराना। ठीक है ना। शिवम की अगर बात करी जाए, शिवम का मतलब आ गया यहाँ पर बेसिकली कल्याणकारी या दूसरों के लिए शुभ या पवित्र। ठीक है, तो मतलब सत्य को जानना, फिर उसके आधार पे ऐसा हर वो काम करना जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, इस संसार के लिए भी कल्याणकारी हो, उनके लिए भी शुभ हो या पवित्र हो। ठीक है। नेक्स्ट सुंदरम। सुंदरम का मतलब क्या हो गया? जिसने सत्य को जान लिया है, जो पूरे संसार जगत के लिए कल्याणकारी है, पवित्र है या शुभ है, वही सुंदर है। ठीक बात है ना, इतनी चीज क्लियर हो रही होगी आई होप, राइट। तो बेसिकली ये इनका पांचवा था कि सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखना। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये आदर्शवाद से रिलेटेड है। ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आदर्शवाद तथा शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की, तो यहाँ पर कुछ एक बातें हमारे लिए जाननी जरूरी हो जाती हैं। जैसे इन्होंने जब शिक्षा की बात करी है तो इन्होंने शिक्षा की अवधारणा के लिए दो प्रकार की शिक्षा का प्रावधान रखा है, उसमें अपना बिलीफ दिखाया है। पहली हो गई लौकिक शिक्षा, ठीक है, दूसरी हो गई आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक बात है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं पिछले वीडियोस में। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं दर्शन के, वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग की बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया है चीज़ों को। तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि हमें बहुत ब्रीफली डिस्कस करना है, इसलिए मैं आपसे बहुत जल्दी डिस्कस करूँगा। जब लौकिक की बात आती है, लौकिक का मतलब क्या हो गया? फिजिकल। बात समझ रहे हो ना, फिजिकल वर्ड से रिलेटेड। तो इसमें फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? फिर से वही सारी चीज़ें, भाई इंसान का शारीरिक विकास, ठीक है, साथ ही साथ उसका भौतिक संसार के बारे में उसके जो जानकारी, उसके बारे में उसके ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है ना, सो दैट कि वो अपने शरीर का तो एक बेहतर तरीके से ध्यान रख ही सके, और साथ ही साथ इस भौतिक संसार में रहने के लिए जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो इस शिक्षा के जरिए कर सके। ठीक है ना। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं आध्यात्मिक शिक्षा की, तो आध्यात्मिक शिक्षा हम सभी को पता है कि ये हो गई अपने धर्म या मानसिक विचारों के जरिए ईश्वर प्राप्ति के प्रति शिक्षा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो आप? यानी आध्यात्मिक शिक्षा की जब यहाँ बात करते हैं तो आदर्शवाद में आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब बिल्कुल वही हो जाता है कि अपने धर्म से, अपने मानसिक विचारों के जरिए ईश्वर प्राप्ति की तरफ कैसे इंसान अग्रसर हो सकता है। तो बस यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा में उस तरह की बात की गई है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए एक जो मनुष्य है उसको पशु से अलग किया जा सकता है। यस, ठीक है ना भाई। भौतिक अगर ज्ञान की बात करें तो भौतिक ज्ञान तो पशु के पास भी है ना, वो उसको भी पता है कि खुद को कैसे रखना है, क्या खाना है ना। तो ऐसे एक इंसान और एक पशु में क्या डिफरेंस हुआ? तो इस चक्कर में इन्होंने बताया कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके जरिए एक मनुष्य को एक पशु से अलग किया जा सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आदर्शवादियों ने शिक्षा को साध्य ना बता के साधन बताया है। अब साध्य और साधन क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग B.Ed की पढ़ाई कर रहे हैं, तो B.Ed की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम लोग का एक गोल है एक सक्सेसफुल टीचर बनना अपनी आने वाली लाइफ में, राइट। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है। द थिंग इज कि हमारा उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। ठीक है ना। तो ये है हमारा उद्देश्य, ही हमारा साध्य है जिसके लिए हम B.Ed कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम टीचर बनेंगे कब? जब हम B.Ed को अच्छे से करेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से इस ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो ये है बेसिकली मीडियम यानी साधन, क्या? B.Ed की पढ़ाई, और सक्सेसफुल टीचर बनना, ये है हमारा साध्य, यानी ये है हमारा गोल। तो बेसिकली साध्य हो गया हमारा जो एम है, और जो साधन हो गया वो एम तक पहुंचने का जरिया है। ठीक है ना। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा पॉइंट है दैट इज आध्यात्मिक विकास। यानी ये जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं यानी आइडियलिज्म की, तो यहाँ पर आध्यात्मिक विकास को ही सर्वोपरि माना गया है।
रीज़न अभी जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो इसका विश्वास अध्यात्म में ही तो है, तो इसलिए इनका ये कहना था जो भी शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा अध्यात्म के अनुकूल ही होनी चाहिए, जिससे किसी भी विद्यार्थी का आध्यात्मिक रूप से विकास हो सके। इनका ये मानना है अगर किसी व्यक्ति के विकास को मानना है तो उसके अंदर आध्यात्मिक विकास डेफिनेटली होना ही चाहिए, राइट, ऐसा इनका बिलीफ था। नेक्स्ट की बात करें स्वानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, चूंकि इनका बिलीफ था कि हर जीव के अंदर ईश्वर है, ठीक है, तो सबसे पहले इनका यह कहना था कि व्यक्ति को यानी जो भी मनुष्य है उसको सबसे पहले खुद से खुद की अनुभूति करनी चाहिए, अपने अंदर जो ईश्वर है उसको जानना चाहिए। जो व्यक्ति के जीवन का अल्टीमेट जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ही यही था कि खुद से खुद को पहचानो, ठीक है, उसी को इन्होंने स्वानुभूति के अंतर्गत माना है और यही एक शिक्षा का इनका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था, ठीक है ना। ओके, नाउ द थर्ड वन दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी बात अभी हम लोग कर चुके हैं, इसकी प्राप्ति करना ये भी शिक्षा के जरिए एक इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट है दैट इज सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि यानी एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो दोस्तों ये वही चीज़ हो गई कि अपनी संस्कृति का एक तो विकास करना, ठीक है, उसकी समृद्धि के लिए अपना योगदान देना, साथ ही साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों में अपनी जो हमारा कल्चर है अपने कल्चर को हस्तांतरित करते रहना, जिससे हमारा कल्चर यानी हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति कभी भी गायब ना हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था शिक्षा का। द लास्ट वन दैट इज सर्वांगीण विकास या जिसको हम ऑल ओवर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने हर पक्ष के विकास की बात करी है। भाई हम लोगों ने अभी शिक्षा को देखा था ना कि वहाँ पर लौकिक भी इनका शिक्षा थी और साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लौकिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से हर प्रकार से व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं शिक्षा के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये इसका 5वां उद्देश्य हो गया, राइट। तो आई होप ये शिक्षा के उद्देश्य भी आपके क्लियर हुए होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की तो आपको ये जानना ज़रूरी है, चूँकि आइडियलिज्म में जो वेस्टर्न थिंकर्स हुए हैं उनके काफ़ी अपने भिन्न भिन्न विचार हैं, अलग अलग विचार हैं, ठीक है। तो उस आधार पे पाठ्यक्रम को अगर समझना है तो बेसिकली इनको हम 3 पक्ष में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1 दैट इज क्रियात्मक, राइट। क्रियात्मक यानी फंक्शनल में क्या क्या पाठ्यक्रम में आ जाता है? पहली चीज़ आ जाता है शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं में क्या आ गया? स्वास्थ्य विज्ञान, योग, व्यायाम, ठीक है, जाहिर सी बात है शरीर से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं कौन सी हो गई? वो सारी साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, राइट, ये सारे आ गए मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत। और जब दूसरे की हम बात करते हैं दैट इज भावात्मक पाठ्यक्रम यानी एब्स्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है बेसिकली कला, काव्य, जिसके जरिए भी एक व्यक्ति एक मनुष्य अपने भावों का अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति कर सके, ये हम कह सकते हैं, राइट, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। तो ये बेसिकली दूसरा इसका पाठ्यक्रम हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव में क्या हो गया? धर्म, अध्यात्म से रिलेटेड। ज्ञानात्मक को थोड़ा सा समझिए आसानी से कि ज्ञान क्या हुआ। भाई आइडियलिज्म में यानी आदर्शवाद में जो थिंकर्स हैं उनका ये तो बिलीफ था कि एक सच्चा ज्ञान वही है जो ईश्वर से यानी या स्वानुभूति हमें करा दे, ठीक है ना। भाई आध्यात्मिक शिक्षा यानी आध्यात्मिक ज्ञान को ही तो इन्होंने सबसे ऊपर माना है। तो बस ये वही ज्ञान की बात यहाँ पर कर रहे हैं जिसके जरिए वो ईश्वर की तरफ, ईश्वर की प्राप्ति कर सके एक व्यक्ति, एक मनुष्य, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पाठ्यक्रम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षण विधियों को भी दोस्तों देख लेते हैं। तो जब यहाँ हम लोग बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की यानी शिक्षण विधियों की, तो ये 5 विधियाँ हमने आपके सामने लिख रखी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली आती है प्रश्नोत्तर मेथड यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये किन का इंट्रोड्यूस किया हुआ है? ये सुकरात का दिया हुआ है, ठीक है ना, सुकरात जिनको हम बोलते हैं। संवाद विधि की अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है प्लेटो का, ठीक बात है। जब बात आ जाती है आगमन निगमन विधि की या डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये अरिस्टोटल ने दिया था, राइट, जिनको हम अरस्तु भी बोलते हैं, ठीक है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन आंसर मेथड सभी को पता है, कॉन्वर्सेशन यानी आपस में संवाद करके सीखना, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। आगमन निगमन को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आगमन यानी डिडक्टिव मेथड क्या हो गया? किसी भी चीज को सरलता से कठिनता की ओर समझाना। इसको आप थोड़ा सिंपल से ऐसे समझिए, किसी चीज को पहले समझाना, डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना, फिर नतीजे पे पहुंचना। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कि सच बोलना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, उससे सब लोग आपको चाहने लगते हैं, सब लोग के बीच में आपकी एक वैल्यू क्रिएट होती है, ये सारी चीज़, मतलब उसको एक हमने सिद्धांत सिखाया।
तो इस सिद्धांत के पहले का जो इसका बैकग्राउंड है, राइट, उसको पहले आप उसको समझाइए कि सच बोलने से क्या होता है, सच क्या है, सच को क्यों बोलना चाहिए, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करते हो, सच बोलने के फ़ायदे, देन उसको आप बताइए कि जो व्यक्ति सच बोलता है यानी सत्यवादी होता है वो सबका प्रिय होता है, वो सबका विश्वसनीय होता है। ठीक बात है ना। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं निगमन विधि की यानी इंडक्टिव मेथड की, तो निगमन विधि जस्ट ऑपोजिट हो गया कि पहले हमने कोई सिद्धांत बता दिया, फिर उस सिद्धांत की व्याख्या की कि जैसे सत्यवादी व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, सत्यवादी व्यक्ति सभी का विश्वसनीय होता है, फिर हम सत्यवादी क्या है उसको हम फिर समझा रहे हैं कि सत्यवादिता ये होती है बच्चे को, राइट। तो ये बेसिकली हो गया आगमन और निगमन। आगमन का मतलब हो गया सरलता से कठिनता की ओर, ठीक है, और निगमन का मतलब हो गया कठिनता से सरलता की ओर। ठीक बात है ना। यानी आगमन में पहले व्याख्या करनी है फिर सिद्धांत बताना है, और निगमन में पहले सिद्धांत बताना है फिर उसकी व्याख्या करनी है। ये छोटा सा एक डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज तर्क विधि। तर्क विधि की अगर हम बात करें हीगल ने, ठीक है ना, और यहीं पर हम खेलकूद की अगर बात करें तो ये मेथड दिया फ्रॉबेल ने। ठीक बात है ना। तो मतलब ये जो प्लेवे मेथड है ये दिया है फ्रॉबेल ने, और ये तर्क विधि यानी लॉजिकल जो मेथड है ये दिया है हीगल ने। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 5 टीचिंग मेथड्स से जो आदर्शवादियों ने अपनाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज शिक्षक। शिक्षक का यहाँ पर कंसेप्ट क्या है। यहाँ हम शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण यानी सर्वोच्च पद दिया है। ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स को सेकेंडरी रखा है, इन्होंने प्राइमरी जो रखा है वो रखा है टीचर्स को। ठीक है, आदर्शवादियों ने टीचर के कंसेप्ट को समझाने के लिए ठीक एकदम वही बात करी है कि जैसे अगर एक विद्यालय है तो उसको बाग मान लिया है, बच्चे को पौधा मान लिया है और शिक्षक को माली मान लिया है। यानी शिक्षक के पास उसके अपने ज्ञान के अपने अनुभव के आधार पे वो सारे स्किल्स हैं जो पौधा बड़ा तो वैसे भी हो जाएगा, बच्चा बड़ा तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन उसके पास जो स्किल्स हैं वो उन स्किल्स को यूज़ करके उस बच्चे को एक प्रॉपर एक बहुत ही खूबसूरत शेप दे सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शिक्षक को समझाया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो प्राथमिकता दी गई है वो शिक्षक को दी गई है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइडियलिज्म है ये बेसिकली टीचर बेस्ड या टीचर सेंट्रिक एजुकेशन देता है। समझ गया ना। यहाँ पर शिक्षक को ही सर्वोच्च मानकर शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ पर स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का यहाँ पर प्रावधान बिल्कुल नहीं था। दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, जो कि आज की डेट में बहुत ही अप्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में जैसा बच्चा चाहता है टीचर वैसे उसको पढ़ाता है, राइट। तभी वो बच्चा सीख पाएगा, तभी वो टीचर सक्सेसफुल टीचर कहलाएगा, राइट। तो इसकी काफ़ी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आइडियलिज्म में आपको ध्यान में रखने वाली हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट इज शिक्षार्थी की अवधारणा। तो गाइस जब यहाँ पर अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी की यानी एक स्टूडेंट कैसा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को इन्होंने ठीक एकदम ऐसे ही माना है, ठीक है, उसके पास शरीर है, राइट, लेकिन उसका जो विकास है वो तब तक अपूर्ण है जब तक वो शिक्षा नहीं लेता है। ठीक है, तो उसको पूर्णता के लिए शिक्षा प्राप्त करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बेसिकली शिक्षार्थी को एकदम इसी तरीके से माना है, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन। दोस्तों यहाँ जब बात आती है अनुशासन की यानी डिसिप्लिन की, तो आदर्शवाद इस बात में विश्वास रखता है कि एक स्टूडेंट जब तक वो अनुशासन में नहीं रहेगा तब तक वो एक पूर्ण एक कंप्लीट व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने अनुशासन को काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखा है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर कठोरतम अनुशासन का प्रावधान नहीं रखा है। ठीक है, इन्होंने दंडात्मक या दमनात्मक जिसको हम कहते हैं यानी पनिश करने वाला जो एक डिसिप्लिन होता था, राइट, वो यहाँ पर कोई इन्होंने नहीं रखा है। इन्होंने ऐसा रखा है कि प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। जैसे टीचर वो खुद में इतना प्रभावात्मक होना चाहिए कि उसको देख के बच्चे अपने आप अनुशासन में रहें, राइट। साथ ही साथ यहाँ इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि बच्चों को स्वानुभूति या आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति भी बहुत ज़रूरी है अपने शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका जो अनुशासन है अनुशासन को भी समझ सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन को अब हम डिस्कस करते हैं। तो लेट मी क्लियर द बोर्ड। तो दोस्तों जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो जैसा मूल्यांकन में हर बार हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं आइडियलिज्म के, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, ये एक बहुत ही अच्छा इनका मेरिट था यानी बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा शिक्षक का प्रधान स्थान, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। तीसरा नैतिक और चारित्रिक विकास की बात ये करते थे, ये भी बिल्कुल सही था। चौथा दमनात्मक अनुशासन का विरोध, यस, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को नहीं मानते थे, बच्चों पे कोई भी दमनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
दूसरी चीज़ स्वानुशासन पर बल, ये स्वानुशासन पर बल देते थे जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ एक डीमेरिट्स की यानी नेगेटिव पॉइंट्स की, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य अव्यवहारिक। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य वाकई में कुछ अव्यवहारिक थे, क्योंकि ये जो शिक्षा थी यहाँ पर, सोच के देखिए आप कि एक छोटे से बच्चे को अगर आप अध्यात्म की बात बताएंगे, आप उसको अगर ईश्वर प्राप्ति की बात बताएंगे, तो ज़रूरी नहीं वो आज के समय में वो उस तरह के बच्चे नहीं होते हैं। ये समय के साथ जो बदलाव आया है ना, तो आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत ही हद तक व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है, राइट। उस समय वैसे बच्चे हुआ करते होंगे, वैसा माहौल हुआ करता होगा, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ बिल्कुल भी अव्यवहारिक है, राइट। तो इसलिए ये एक नेगेटिव इनका हो जाता है। नेक्स्ट बात करूँ, प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर इन्होंने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा आ जाता है दर्शन पर सर्वाधिक बल। इन्होंने दर्शन पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया, राइट। इन्होंने फिर वही स्वानुभूति पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया, ईश्वर की जानकारी में ही सबसे ज़्यादा बल दिया, जबकि आज के सिनेरियो को देखते हुए बच्चों को थोड़ा सा विज्ञान संबंधी विषयों पर भी जोर देना चाहिए, ऐसा भी इनको थोड़ा सा रखना चाहिए था, राइट। तो ये भी इनका एक डिमेरिट कह सकते हैं। चौथे की अगर मैं बात करूं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो मैं आपको भी बता चुका हूं कि यहाँ पर टीचर सेंट्रिक एजुकेशन थी, जबकि आज की डेट में स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का प्रावधान है। तो ये बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं है, आज की डेट में बहुत ही अप्रासंगिक है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हम ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आदर्शवाद को इन सारे पॉइंट्स के रेफरेंस में अच्छे से देखा, उसको समझा। तो वीडियो आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट आदर्शवाद मैंने देने की कोशिश करी है, राइट। तो गाइस, जितना अगर आप चीज़ों को देख लेते हो, आपके पास एक सफिशिएंट मैटर होता है कि अगर आदर्शवाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है उसको आंसर करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई में ब्रेक बिल्कुल मत लगने दीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।